देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल। जिस तरह से आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, ठीक उसी तरह से अब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया जा रहा है और उसमें कोई आवेशित कण है। अब कण की कई कंडीशन हो सकती है कि कण रखा है या फिर कण गतिशील है, और गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर गति कर रहा है, तो उसमें कई कंडीशंस हो सकती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड के एग्जाम और कंपटीशन दोनों पर क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और या 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो मैं सारी बातों को बता करके आपको चलूंगा किस तरह से आपको करना है और कौन सा को समझने की कोशिश आप लोग करिए। और इसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं, और वास्तव में ये 10th में भी पढ़ाया आपने कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। मान लीजिए आप इस तरीके से दिखा रहे हो कि भाई ये एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है। वैसे ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन थोड़ा सा 3 डायमेंशन फिगर को दिखाने के लिए हमने इस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। और जेड एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर, और उसको दिखा दिया है ऐसे करके ऊपर की तरफ। ये आपका ओरिजिन हो गया। अब कोई आवेशित कण ऐसे करके गति कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये आवेशित कण है और ये v वेलोसिटी से इधर गति कर रहा है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में v, इसके साथ में जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बना हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र v के साथ में थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। आप ये जो बल लगेगा, बल की दिशा निकालने के लिए वो अलग से बात की जाएगी कि भाई कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनसे हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। बल पे लगने वाली आवेशित कण पे लगने वाली बल की जो दिशा होती है उस दिशा को निकालने के लिए नियम की बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये बल कितना होगा। तो अगर ये थीटा कोण पर है तो F Q और V क्रॉस B। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है F Q V क्रॉस B, और इसी बल को कहते हैं लॉरेंज बल। अगर आप इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो F Q V B sin थीटा। जहां अब हम बल की दिशा की बात करेंगे कि भाई बल की दिशा क्या होगी, तो वैसे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि बल की जो दिशा है वो V क्रॉस B की दिशा में है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था A क्रॉस B, और A क्रॉस B का मतलब होता है कि A क्रॉस B की जो दिशा होती है वो A और B दोनों वेक्टरों पे लंबवत होती है, दोनों पे परपेंडिकुलर होती है। जैसे आप ये लेके चल रहे हैं कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और आप A क्रॉस B की बात कर रहे हैं तो A से B की तरफ एंगल कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और हमने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है तो दिशा होती है लंबवत ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगी लंबवत बाहर की तरफ। लेकिन यहीं पर अगर तो ये दिशा ऐसे, तो उसको दिखाने का तरीका ये होता था, हम ये दिखा देते थे, इसको बोलते हैं A क्रॉस B की दिशा। लेकिन अगर वेक्टर A ये है आपका और वेक्टर B आपका ये है और कोण आपका क्लॉकवाइज बन रहा है, तो दिशा हो जाती है इस तल के लंबवत अंदर की ओर, और उसे दिखाने का तरीका हम ऐसे बता देते हैं, ये हो गई A क्रॉस B की दिशा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है A क्रॉस B का। बार बार जब भी क्रॉस की दिशा की बात आती है तो हम इसी की बात करते हैं, लेकिन यहां पे आ रहा है B क्रॉस B, तो वही चीज हो गई। अब आप B लेके चल रहे हो, ये B है और ये B है, और B से B की तरफ हमारा एंगल अगर मेजर करेंगे तो एंगल भी हमारा कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? इस तल के लंबवत, और इस तल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस तल पे लंबवत कौन होता है? z एक्सिस। इसलिए अब यहां बल की जो दिशा हो जाएगी वो बल की दिशा हो गई z एक्सिस की तरफ। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये तो एक सिंपल तरीका है जो आपने 11th में A क्रॉस B को पढ़ा, वो वाला तरीका। लेकिन हम इस बल की दिशा निकालने के लिए कुछ नियमों की बात भी करेंगे। तो पहली बात तो हमें भाई फॉर्मूला समझ में आ गया कि F Q V B sin थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में F Q और V क्रॉस B, और उसे फिगर से भी समझ लिया कि फिगर में इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। दूसरी बात,
अगर मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहां चुंबकीय क्षेत्र भी है और वहां पर विद्युत क्षेत्र भी है, दोनों क्षेत्र हैं, तो फिर बल की बात क्या की जाएगी? तो बल कितना होगा? मान लीजिए अगर आप ये कहना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र है E और E विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश रखा है तो उस पर बल F लग जाता है QE। आप इसको चाहो तो FE लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये बल भी लग रहा है और ये वाला बल भी वहां पे काम कर रहा है, इसको चाहो तो फिर FM दिखा देना, मैग्नेटिक फोर्स। ये FM हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। और अब हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स F हो जाएगा FE प्लस FM, दैट इज F QE और प्लस Q और V क्रॉस B। तो इसको भी एक तरह से लॉरेंट बल ही बोला जाता है, ये भी कोई अलग से बल नहीं है। बस ये है, ये आप तब अप्लाई कर रहे हो जब वहां विद्युत क्षेत्र भी काम कर रहा है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी काम कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए QE पहले चैप्टर में खूब पढ़ रखा है आपने, और यहाँ पे QV क्रॉस B हो जाएगा। आप और चाहे तो Q को कॉमन ले सकते हो, F दिखा सकते हो Q और ब्रैकेट में वेक्टर E प्लस और दूसरे वेक्टर में V क्रॉस B। आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो ये है हमारा लॉरेंट बल और ये है सिंपल इस बल की दिशा को निकालने का तरीका। मैंने एक बात आपसे कही थी, जब भी आपको परेशानी आनी है मैग्नेटिज्म में, वो दिशा में ही आनी है, क्योंकि वेक्टर वाला जो पोर्शन है बच्चे उसको सही तरीके से समझते नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को भी तुम माइंड में रखोगे तो फिर कोई आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इस बल की दिशा की, बल की दिशा, लॉरेंट बल की दिशा किससे निकाली जाए। तो दिशा निकालने का जो बेसिक बात थी वो तो मैंने आपको बता दी फिगर से। अब इसके लिए जो दूसरी बात है कि भाई और क्या क्या हम, तो उसके लिए सबसे पहला है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम अपने बाएं हाथ को, ये विशेष ध्यान रखना है, अक्सर गलती जो होती है स्टूडेंट से वो क्या होती है कि यू लगाना है बायां हाथ का नियम और यूज कर रहा है दाहिना हाथ। लगाना है कभी मान लो दाएं हाथ का नियम, यूज कर रहा है बायां हाथ। तो ये गलती बहुत होती है स्टूडेंट से, इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है, जब भी आप कोई रूल यूज कर रहे हो तो एक बार ये श्योर हो जाओ कि जो जिस हाथ का नियम हम यूज कर रहे हैं हमारा वो हाथ है या नहीं है। ये आदत में ले आइए आप इस बात को। अगर ये चीज तुम्हारी आदत में आ जाएगी तो फिर कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे ही शब्द आया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो तुरंत हमने अपना हाथ किया, लेकिन तुरंत ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये हाथ बायां हाथ ही है, ये श्योर हो जाए। तो ये लेफ्ट हैंड हमारा बिल्कुल सही है। अब बाएं हाथ के नियम में होता क्या है भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड, और ये होता है एफ बी, और यहां कहते थे वैसे तो आई। एक्चुअल में ये जो रूल है ना, ये किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निकालने के लिए नियम दिया जाता था, और आपको उसको मैंने बताया अभी तक, पहले पढ़ा भी दिया था। लेकिन धारावाही चालक, अब धारा कहां से आती है, जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब चाहे धारावाही चालक पे बल की दिशा निकालें या फिर किसी गतिमान आवेश पर बल की दिशा निकालें, उसके लिए एक ही रूल दिया जाएगा। तो आई या फिर कह सकते हो या वी, यानी आवेश की जो वेलोसिटी है वो वाली दिशा। और आप इस नियम से, यानी आप क्या करोगे, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करोगे, इस वाली उंगली को आप उसकी गति की दिशा में करोगे जिधर चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, और गति की दिशा में करने के बाद अंगूठा जिधर आएगा वही उस पर बल की दिशा हो जाएगी। यही होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ध्यान ये रखना है कि किसके लिए यूज किया जाना है, धारावाही चालक पर बल की दिशा के लिए भी यूज कर सकते हैं, और किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा और सिंपल एक और नियम होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 कह सकते हो आप इसको।
दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 में क्या होता है, सिंपली हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाते हैं। कुछ बुकों में तो इसको ऐसे भी लिखा है दाएं हाथ के थप्पड़ मारने का नियम, तो वो भी समझा देंगे, उसमें भी कहीं बात, दोनों बात एक ही है। तो हमने अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से फैलाते हैं और दाहिने हाथ को इस तरीके से फैलाने के बाद इन सभी उंगलियों को तो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा गति की दिशा में, और या फिर कहिए अगर धारावाही चालक पे निकालें तो चालक की दिशा में, धारा की दिशा में। तो फिर हथेली जिधर होती है उसको कहते हैं बल की दिशा है। और थप्पड़ मारने का नियम क्या है, वही थप्पड़ मारने का नियम है, सभी उंगलियों को कर दे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को गति की दिशा में, तो थप्पड़ जिधर जाएगा वो बल की दिशा होती है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। लेकिन इसमें क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड नहीं है बल्कि ये राइट हैंड है। तो दूसरा जो रूल है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, क्योंकि नियम नंबर 1 को हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, और दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 में आप उसको बना भी सकते हो। मान लीजिए ये आप ऐसे करके ले रहे हो, अगर इस तरीके से दिखा रहे हो तो अंगूठा ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट हैंड जो है ये अंदर की तरफ है हथेली, इसमें हथेली किधर है भाई, ऐसे करके लिया है आपने इसको, तो हथेली अंदर की तरफ है, ऐसे हथेली अंदर की तरफ है, तो जो बल की दिशा आएगी वो अंदर की तरफ होगी। ये आपका मोशन की दिशा में और ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में। ठीक है, ये इस तरह से ये आपका राइट हैंड है। तो कुल मिलाकर के आप लॉरेंज बल को समझ गए और उस बल की दिशा को समझ गए। अब मैं एक दो पॉइंट ऐसा लेता हूं जिससे तुम बल की दिशा को निकालना सीख जाओ। भाई हम एक ऐसे एग्जांपल्स लेकर के उस बल की दिशा को निकलवाने की प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं जिससे आप उस दिशा को निकाल पाए कि दिशा निकाली कैसे जाएगी, और दोनों रूल लगा करके उसमें, जिससे कि रूल हमारे दोनों क्लियर। एक्चुअल में रूल तो हमें ध्यान रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां आती है उनको अप्लाई करने में कि रूल लगाए कैसे जाए। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में हम लेके चल रहे हैं कि ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर यहां पर हमारा कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वो ऐसे करके ऊपर की तरफ गति कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो मान लो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे प्लस का ई चार्ज होता है, ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र यहां इस डायरेक्शन में है, और हम इस प्रोटॉन पे लगने वाले बल की दिशा निकालना चाहते हैं। दोनों रूल अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो चीजें गिवन है उनकी दिशाओं में सेट करिए उंगलियों को। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर, और ये उंगली बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, आपने उसको कर दिया। अब ये जो उंगली होती है ये गति की दिशा को बताती है, और गति ऊपर की तरफ हो रही है, तो अब आपने सेट कर दिया। बात समझ रहे हो ना, सेट हो गया। ये उंगली इधर हो गई और ये गति की दिशा हो गई ये वाली। इन दोनों उंगलियों के बीच में कोण 90 का भी हो सकता है और कम अधिक भी हो सकता है, लेकिन अंगूठा हमेशा इन दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड बी। सही है ना। इसका मतलब अब आप क्या देखेंगे भाई कि भाई आपने ऐसे सेट किया, अब गति किधर हो रही है ऊपर की तरफ, तो ये उंगली ऊपर की तरफ की, तो अब बताओ अंगूठा किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो वास्तव में यहां जो फोर्स की दिशा लग रही है इस पे, वो किधर लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। अंदर से मतलब फोर्स इधर लग रहा है ऐसे करके। बात समझ में आ गई। अब चलिए इससे चेक करते हैं, दाएं हाथ की हथेली के नियम से चेक करते हैं। तो अपने दाएं हाथ को आप इस तरह से फैलाएंगे, सभी उंगलियों को रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ और अंगूठा गति की तरफ। ये आसान होता है, इसमें हाथ को घुमाने का चक्कर नहीं पड़ता, ये आसान होता है। देखिए अब बताओ हथेली किधर है, अंदर की तरफ। तो आप यहां फोर्स पे ऐसे क्रॉस लगा सकती हो। क्रॉस का मतलब माना जाता है अंदर की तरफ, यानी बल की जो दिशा है इस केस में अंदर की तरफ है। मान लीजिए और एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहां पर ये क्रॉस के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है।
आपको अच्छी तरह से पता होगा, एक बार फिर बता देता हूं। अगर कहीं क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब होता है अंदर, इनवर्ड, और डॉट है तो डॉट का मतलब होता है बाहर यानी आउटवर्ड। और ये नहीं है कि ये केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, ये किसी की भी दिशा प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र बी की जो दिशा प्रदर्शित की गई है वो क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित की गई है। ध्यान देना बेटा, क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित की गई है। अब यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये चार्ज पार्टिकल क्यू इधर मोशन करना शुरू कर देता है, ये क्यू प्लस क्यू है। अब तुम्हें इस पे बल की दिशा निकालनी है कि भाई बल की दिशा बताइए। तो दोनों रूल यूज करके देख लीजिए। पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र है हमारा अंदर की तरफ, तो पहले हम इसको अंदर की तरफ करेंगे। फिर ये वाली उंगली गति की दिशा में, ये गति की दिशा में हो गई। अब बताइए उल्टा किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इससे और भी आसानी से सभी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, अंगूठा गति की तरफ, अब हथेली किधर आ रही है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप सॉल्व करते चले जाइए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? दूसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट से ये जो दूसरी गलती है ये बहुत होती है। वो क्या करता है, वो तुम्हें बताता नहीं है कि चार्ज पार्टिकल कैसा है, बल्कि वो नाम लेता है। अभी अगर वो यहां नाम लेता कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। और हमने जो दिशा निकालने के नियम पढ़े वो पॉजिटिव के लिए पढ़े। ये नियम दोनों नियमों की जो मैं बात कर रहा हूं ये पॉजिटिव के लिए है। अब बात आएगी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो क्या करेंगे, कुछ मत करो, नियम वैसे ही लगाओ, लेकिन बाद में जो दिशा आ रही हो बल्कि लास्ट में उसका उल्टा कर देना, क्योंकि आवेश हमारा उल्टा है, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है, तो बल की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए इसी की बात करते हैं हम, इसमें से इसको हटा देते हैं। ये इधर मूव कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये प्लस नहीं है बल्कि हमने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। माइनस का चार्ज है ये माइनस का चार्ज है, और ये इधर मूव कर रहा है, बल की दिशा भी नहीं दिखाई हमने, बल की दिशा की तरह। अब आप फिर से वही लगाओगे, मान लीजिए इसको लगा रहे हैं हथेली के नियम को, तो सभी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ऐसे लग जाए, लेकिन अंगूठा को सेट करो, अंगूठा किधर, गति की दिशा में, तो गति इधर, अब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन तुरंत तुम्हारा माइंड कहेगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए दिशा जो भी आ रही है उसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो अब इसमें बल की दिशा हो जाएगी नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आसानी से आप दिशा निकाल लोगे, कहीं कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। लॉरेंज बल का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, दिशा निकालने का नियम भी नहीं पूछा जाता, लेकिन दिशा निकालने की जरूरत पड़ती है हमें न्यूमेरिकल्स में। अब पूछा क्या जाता है एग्जाम में, अब मैं उस पॉइंट पर लौट करके आ रहा हूं। तो देखिए एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं उनको चाहे तो आप कंडीशन कह के समझ सकते हो। अब मैं एक तरह से इस पे कंडीशंस की बात करना चाहता हूं कि भाई क्या क्या कंडीशन बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कंडीशन पहली, मान लो हम कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ध्यान देना बात को, क्या कह रहा हूं, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, या कोण न दे तो यहां इस बात को समझो कि रखा है। रखा है का मतलब गति नहीं कर रहा है, और गति नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी v बराबर 0, और वेलोसिटी v बराबर 0, तो f इक्वल टू q v b sin थीटा, तो q v की जगह 0 और b sin थीटा इक्वल टू 0, यानी उस पर कोई बल काम नहीं करेगा। जबकि विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं था। विद्युत क्षेत्र में तो अगर आवेशित कण रखा भी होता है तो भी उस पर बल लगता है, F इक्वल टू T। तो दोनों में डिफरेंस समझिए।
डिफरेंस करके चलना हमें कॉन्सेप्टों को समझने के लिए। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण रखा हो तब भी बल लगता है, गति कर रहा है तब भी बल लगता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण रखा होगा तो उस पर कोई बल काम नहीं करेगा। आप फॉर्मूले से समझ सकते हो उस चीज को। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और प्रति समांतर गति कर रहा है। समांतर का मतलब जानते हो? समांतर का मतलब होता है अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो आवेशित कण इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, इसको कहते हैं समांतर। और समांतर का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समांतर का मतलब क्या होता है? थीटा 0, इसको कहते हैं समांतर। समानांतर या समांतर एक ही बात होती है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है और चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कहते हैं प्रति समांतर, एंटी पैरेलल। और इस केस में थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो दोनों बातों को समझने की कोशिश करिए एक साथ। यानी आवेशित कण समांतर और प्रति समांतर गति करता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड प्रति समांतर यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री गति करता है, तो क्या करोगे भाई? फॉर्मूला आपका है तो F इज इक्वल टू QBB साइन, एक बार तो आएगा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब बल दोबारा में आएगा प्रति समांतर के लिए F इज इक्वल टू QBB साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू 0। ध्यान देना, मैंने एक बार आपको बताई थी साइन पाई, वो कितना भी पाई हो, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 100 पाई, सोचना ही नहीं है तुम्हें ज्यादा, 0। इसका मतलब F इक्वल टू 0। तो दूसरा केस भी हम समझ गए भाई, अगर उसके वो समांतर गति करे या प्रति समांतर गति करे तो उस पर कोई बल काम नहीं करेगा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। अब यही एक चीज और पूछ लेता है कि बताइए कण का पथ कैसा होगा? पथ का मतलब वो कैसे पथ पर चलेगा? तो जब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, यानी एक सरल रेखा। तो इस केस में उसका पथ एक सरल रेखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा गया कई बार। तो दोनों चीजें समझ गए हम कि भाई अगर वो रेस्ट में रखा है तब भी उस पर बल 0, अगर वो समांतर या उसके प्रति समांतर गति कर रहा है तब भी उस पर बल 0 और उसका पथ हो जाएगा सरल रेखा। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर 90% केस में जो क्वेश्चन बनता है वो तीसरे पॉइंट से ही बनता है। उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, और उस वाले पॉइंट को समझने के बाद कुछ उस पर न्यूमेरिकल भी करने की जरूरत है। देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो दोनों कंपटीशन के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, अब उसके वो परपेंडिकुलर गति करेगा तो हमें समझना होगा क्या सिचुएशन बनेगी। मान लीजिए हमने एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिया क्रॉस, ये चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो अंदर की तरफ है, ये मतलब होता है चुंबकीय क्रॉस का मतलब। अब इसमें कोई आवेशित कण आया, मान लो कोई आवेशित कण यहां पे था और यहां से उसने चलना शुरू किया और उसने ऐसे चलना शुरू किया v वेलोसिटी से और आवेशित कण है q। तो
तो सबसे पहली बात तो लंबवत कह दिया तो तुरंत तुम लिख दोगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और बल की वैल्यू निकालोगे F इक्वल टू QBB sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 वैल्यू हमेशा साइन में अधिकतम वैल्यू होती है, इसलिए बल का मान हो गया अधिकतम। तो बल जो हुआ वो मैक्सिमम हो गया और वैल्यू हो गई QBB। पहली बात तो ये आपकी आई कि वैल्यू ये हो गई। बात को समझने की कोशिश करना कि वो जो बल लग रहा था वो हो गया QBB। अब दूसरी बात कि भाई उसका पथ कैसा होगा, तो पथ को जानने के लिए हमें लगानी पड़ेगी उस पे बल पे की जो दिशा है वो किधर है। अब बस यहीं से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप लगाओगे, चलिए हथेली वाला नियम लगाते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ता है। तो सभी उंगली अंदर की तरफ, अंगूठा गति जिधर कर रहा है तो हथेली किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यानी बल इस पे लगेगा ऐसे करके। अब एक बात बताइए, जब कोई आवेशित कण ऐसे जा रहा है और उस पर ऊपर को बल लगे तो मुड़ना शुरू हो जाएगा ना ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसका कर्व होना शुरू हो गया और कर्व होना शुरू हो जाएगा। मान लो इस समय ऐसे आ जाए यहाँ इस जगह पे, और अब इसकी जो दिशा हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी वेलोसिटी की दिशा। भाई अब तो वेग तो उसका इधर हो गया ना। अब जब वेग इधर हो जाएगा फिर से बल की दिशा निकालोगे, तुम बल की दिशा निकालोगे अब ऐसे, लेकिन अब अंगूठे को ऐसे करना पड़ेगा गति की दिशा में। अब बल की दिशा किधर आ रही है, अब बल की दिशा आपकी इधर आ रही है, तो बल अब इधर लगा तो अब ये इधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। अब यहां से इधर मुड़ना शुरू हो गया। मान लो जब ये यहां आ जाएगा तो गति की दिशा किधर हो गई, इस डायरेक्शन में। अब फिर बल की दिशा निकालोगे आप, ये और ये इधर, तो अब नीचे की तरफ हो गई बल की दिशा। अब नीचे की तरफ तो इस पे जो बल लगेगा वो ऐसे करके घुमा देगा इसको। अब जो गति की दिशा है वो ऐसे हो गई। अब फिर से लगाओगे आप इसको, अब इधर हो गई, तो अब बल की दिशा आपकी इस डायरेक्शन में, तो फिर घूम गई। कैसा पथ बन गया, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी आवेशित कण को वृत्त पर घुमाना है, कुछ मत करो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसको गति कराना शुरू कर दो, अपने आप वृत्त पर घूमेगा। वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र बल तो लगाता है और वो बल कभी भी उसकी गति को नहीं बढ़ाता, कभी भी। वैसे जबकि बल लगने से गति बढ़नी चाहिए ना, बल्कि उसको वृत्ताकार पथ पर घुमा देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो बल तो उस पर अधिकतम होता है और वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लग जाता है। तो अगर बात आ जाए पथ की, तो पथ हो जाएगा वृत्ताकार, उसका पथ वृत्ताकार हो गया। अब यहां से कई क्वेश्चन, कभी कभी तो केवल एक नंबर में यही पूछा जाता है कि अगर आवेशित कण, अब आवेशित कण में वो नाम भी ले सकता है, वो प्रोटॉन कह सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कह सकता है, वो अल्फा पार्टिकल कह सकता है, तो वो तो तुम समझ जाओगे। यहां इलेक्ट्रॉन भी होता तो केवल अंदर कुछ नहीं था, वो भी वृत्ताकार पथ पर चलता, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ मोड़ा है आपको उसे नीचे की तरफ मोड़ करके वृत्त बन जाता उसका। समझ गए ना भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल नीचे की तरफ फोड़ सकता, तो वो ऐसे करके घूमता, ये ऐसे करके घूम रहा है, बस ये अंतर होता। तो आप निकाल के देख सकते हो खुद भाई, ये भी वृत्त अलग हो जाता, लेकिन ये भी वृत्ताकार पथ, ये उसका भी वृत्ताकार पथ होता, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता। आप खुद निकाल के देखोगे समझ में आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पथ पूछेगा, लेकिन यहां से 2 नंबर का न्यूमेरिकल बन जाता है कभी कभी, और कंपटीशन में भी अक्सर पूछ लेता है कि वो जिस पथ पर घूम रहा है, जिस वृत्त पर घूम रहा है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। अब यहां से न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, उसकी त्रिज्या निकालिए, एक चक्कर में कितना समय उसको निकालिए, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति निकालिए, तो बहुत सारी चीजें निकलवा सकता है आपसे। गतिज ऊर्जा निकालिए, समझ गए ना। अब उनको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपका वो 11th वाला बस एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसको चाहिए अभिकेंद्र बल, उसको चाहिए अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल कौन देता है, जो बल केंद्र की तरफ लग रहा हो वो ही अभिकेंद्र बल देता है। और यहां केंद्र की तरफ कौन सा बल लग रहा है, ये लॉरेंज बल QBB। तो कुछ मत करना, बस इस QBB को mv² अपॉन r के बराबर रख देना, तो आप कह दोगे वृत्ताकार पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल mv² अपॉन
इक्वल टू क्यू बी बी। सारी चीजें जितनी भी प्रॉब्लम आपकी आनी है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। मान लो अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे दे तो वेलोसिटी पूछेगा, वो भी यहीं से निकल के आ जाएगी। कोई भी चीज तुमसे पूछे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप पथ की त्रिज्या निकालना चाहते हो, एक बी से तो बी कट गया, आर को इधर ले चलो, इसे इधर लिया तो आर इक्वल टू हो गया एम बी अपॉन क्यू बी। ये सब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए, ये त्रिज्या के लिए सूत्र निकल करके आ गया आपका। मान लीजिए त्रिज्या दे रखी होती कि उसके पथ की त्रिज्या ये है तो वेलोसिटी पूछता तो बी निकाल दो, बी इक्वल टू हो गया क्यू बी आर अपॉन एम। अगर वेग पूछता तो v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। मान लो वो पूछना चाहता है कि एक चक्कर में कितना समय लगा, यानी उसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में लगा समय। आप अच्छी तरह जानती हो भाई, समय बराबर दूरी बटी 4। अब दूरी तो एक चक्कर में दूरी कितनी चलेगा, 2 पाई आर। इसका मतलब आवर्तकाल t इक्वल टू हो गया 2 पाई आर अपॉन v। अब r की वैल्यू तुमने निकाल ली है, पहले r की वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन v अपनी जगह, r की वैल्यू mv अपॉन qb, v से v कट गया, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, t इक्वल टू 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास है ये कांस्टेंट, भाई वो थोड़ी बदलेगा मूव करने में। q उसका चार्ज कांस्टेंट, b वो जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है कांस्टेंट। इसका मतलब आवर्तकाल करके क्या आ गया, नियतांक। कभी कभी एक नंबर में यही पूछ लेता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करना शुरू करे तो बताइए वहां कौन सी भौतिक राशि होगी जो नियत रहेगी, तो आप कह दोगे आवर्तकाल नियत रहेगा। अब यहां एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी आवर्तकाल तो वेग पे निर्भर ही नहीं कर रहा, उसके फॉर्मूले में आर आ ही नहीं रहा। अब आप कहो कि अगर हम उसका वेग बढ़ाएं तो क्या होगा। ध्यान देना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। भाई हम वेग बढ़ाना चाहते हैं, पहले वो v वेग से गति कर रहा था, पहले v वेग से गति कर रहा था, मान लो इस वृत्त पर घूम रहा है। अब आप वेग बढ़ाना चाहते हो उसका, तो वेग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेग बढ़ाने से उसके पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। वेग बढ़ाने से v बढ़ाओगे r बढ़ जाएगी, यानी पथ की त्रिज्या बढ़ गई। वेग बढ़ाते जा रहे हो, पथ की त्रिज्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आवर्तकाल सबके लिए सेम है। आवर्तकाल सबके लिए एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आवेशित कण भी वही है, वहां चुंबकीय क्षेत्र भी वही है, वहां उस आवेशित कण का द्रव्यमान भी वही है, उसका आवेश भी वही है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन भी तुमसे पूछ लिया जाए कि अगर हम वेग बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, केवल पथ की त्रिज्या बढ़ेगी, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं। मान लो एक क्वेश्चन आ जाए छोटा सा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है एक पथ पे, वृत्ताकार पथ पे, और वो 5 सेकंड ले रहा है एक चक्कर लगाने में। अगर उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो वो 5 सेकंड का समय लेता है चक्कर लगाने में। अगर उसका वेग बढ़ा करके 10 मीटर पर सेकंड कर दे तो अब कितना समय लेगा, अब भी 5 सेकंड लेगा, क्योंकि वेग बढ़ाने से आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है। समझ गए ना बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोई भी चीज पूछी जाए, कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, केवल और केवल आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है, केवल इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक दो चीजें और हैं जो तुम्हें समझनी है। कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकता है, या मोमेंटम दे सकता है, तो परेशान मत होना। mv को क्या लिख सकते हैं, p, तो आपका r इक्वल टू हो गया p अपॉन qb। मान लो न्यूमेरिकल पूछ ले कि त्रिज्या बताइए, जबकि दे दिया उसने मोमेंटम, अब तुम परेशान हो जाओगे। तो भाई mv को तो p लिख सकते हैं हम, तो p आ गया यहां पे निकल करके। या p पूछ लिया जाए तुमसे, r दे दी, p पूछ ले, तो mv की जगह p, तो qbr जो है p निकल करके आ गया। यहीं पर गतिज ऊर्जा पूछ ले k, और k का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर।
अब भी आपने अभी भी निकाला QBr/m, तो यहां से तो 1/2m और वो हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। एक M से M कट गई, ये आगे निकल के Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। तो कोई भी चीज पूछे आपको कहीं कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो ये चीज याद रखनी है। अब यहीं पर पूछे कि आवृत्ति और बताओ साहब। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या, और तुम जानते हो तो आवर्तकाल का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। आवर्तकाल आपका ये निकल के आया है, तो आवृत्ति n इक्वल टू हो जाएगी 1 टाइम पीरियड इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई n। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुमसे पूछ ले और वो भी देखो कांस्टेंट है, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है और आप उसका वेग बढ़ाओगे तो चक्करों की संख्या नहीं बढ़ेगी, अब चक्कर वही रहेंगे 10, लेकिन अब बड़े वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने लग जाएगा, यानी पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये चीज तुम्हें समझनी है, और कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता है, ठीक है ना? तो इस चीज को तुम्हें समझना है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, चौथा, हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए, चौथा पॉइंट और है कि भाई पहले आपने बताया उसके समांतर गति कर रहा है, प्रति समांतर गति कर रहा है, फिर आपने बताया 90 डिग्री पे, इनके अलावा अगर किसी कोण पे गति करता है तो क्या होगा। और उससे पहले एक बात और बता दूं, कभी कभी ऐसा और कह देता है कि एक आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है इसमें, तो कौन सी चीज नियत रहेगी। तो केवल आवर्तकाल पे अपनी दिमाग में फोकस रखना, आवर्तकाल नियत है, ठीक है, आवृत्ति नियत है, ठीक है, गतिज ऊर्जा भी नियत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब वो तो भाई बदलेगी थोड़ी, भी तो नियत है तो वहां नियत है, चेंज तो हो नहीं रही, लेकिन संवेग नियत नहीं है। संवेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का मतलब, अब ये वेग है, ये पहले तो मैं वेग की बात करता हूं, वेग नियत नहीं है, क्योंकि वेग की दिशा लगातार क्या हो रही है, बदल रही है, और जब दिशा लगातार बदलेगी तो उस चीज को नियत नहीं कहा जा सकता। चाल नियत है, चाल परिमाण है वेग का, वो नियत है, लेकिन वेग नियत नहीं है। संवेग नियत नहीं है, क्योंकि संवेग P=mv होता है, वो सदिश राशि है, तो दिशा लगातार। तो आप इस बात को भी वहां ध्यान रखना, जिस चीज की दिशा की बात आ जाए उसमें, तो चक्कर लगाते हुए पथ पे दिशा बदलती है, इसलिए दिशा वाली चीजें नियत नहीं रहेंगी, और बाकी चीजों को नियत कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी में पॉइंट हम उस पर बात करते हैं, और अब की बार हम कहते हैं कि अगर किसी कोण पे एंटर करे तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, इससे क्वेश्चन बनने का चांस रहता है अक्सर बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना और इस पे जो न्यूमेरिकल हो उनको सॉल्व करना। अब हमारा चौथा पॉइंट है इसमें, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण पर प्रवेश करता है या गति करता है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता है या प्रवेश करता है। इसको समझना है। मान लीजिए आपने मान लिया कि भाई ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, और कोई आवेशित कण यहां पर, ये आवेशित कण है, और यहां पर वो इधर v वेलोसिटी से और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर एंटर होता है, थीटा कोण बनाता है। तो आप इसके वेग के दो कंपोनेंट निकाल लोगे। एक कंपोनेंट तो आएगा इसके समांतर चुंबकीय क्षेत्र की, उसको लिख सकते हो v पैरेलल, और v पैरेलल वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, उसको लिख सकते हो v परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू हो जाएगी v sin थीटा। इसका मतलब इस केस में आवेशित कण के वेग के दो घटक हो गए, एक तो उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है, एक उसको ऊपर यानी लंबवत ले जाने का, एक तो समांतर ले जाने का काम कर रहा है और एक लंबवत ले जाने का काम कर रहा है।
और आप अच्छी तरह जानते हो घटकों का जो काम होता है ना वो अलग अलग होता है, वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होता उनका। जो उसको क्षैतिज गति कराएगा वो क्षैतिज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो ऊर्ध्वाधर गति कराएगा वो ऊर्ध्वाधर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप ये जानते हो, अब ये घटक तो इसके लंबवत हो गया ना, और लंबवत वाला घटक उसको किस पर घुमा देता है भाई? लंबवत वेलोसिटी उसको कहां घुमा देती है? वृत्ताकार पथ पर। और क्षैतिज घटक उसको कैसे ले जाता है? आगे, बिना डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि उसकी वजह से कोई बल नहीं लगता। अब क्या होगा यहां? अब ये होगा कि ये वाले घटक की वजह से तो ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, और उस वाले की वजह से ये आगे गति करेगा, यानी ये एक स्प्रिंग बनाएगा। तो अगर वो तुमसे कहेगा पथ, तो पथ हो गया, इसको वैसे तो बोलते हैं हेलिकल, अंग्रेजी में हेलिक्स और हेलिकल। कभी कभी अंग्रेजी वर्ड हिंदी में लिख के आ जाता है, इसलिए इस वर्ड को याद रखना भी जरूरी है। हेलिक्स या हेलिकल, तो दोनों को हिंदी में भी आप लोग हिंदी लिख करके भी इसको याद रखेंगे, हेलिक्स या हेलिकल या स्प्रिंग के आकार का कह दें, एक ही बात है। बात समझ गए ना? यानी उसका जो पथ हो गया वो ऐसे हो गया, स्प्रिंग जैसा। तो स्प्रिंग के आकार का, या और कोई शब्द ले ले जिससे तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये स्प्रिंग जैसी बात कर रहा है, तो इसका मतलब अगर किसी कोण पे एंटर करेगा तो ये वाली सिचुएशन वहां पर बन जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, अब तुम्हें अगर कोई चीज निकालनी है यहां पर, तो अगर आप वृत्ताकार पथ के लिए निकालना चाहते हो तो आप बी साइन थीटा का यूज करेंगे, और आगे बढ़ने के हिसाब से निकालना चाहते हो तो बी कॉस थीटा का यूज करेंगे। बस इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। ये पथ, ये इंपॉर्टेंट है, पथ अक्सर इसमें पूछा गया है, बाकी चीजें इतनी नहीं पूछी जाती है। तो पथ, हेलिक्स, हेलिकल, स्प्रिंग आकार, इस तरह से कोई वर्ड लेकर के वो तुमसे पूछ सकता है और आप उसको बता दो। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई अब यहां पर जो वृत्त बन रहे हैं, सर्किल बन रहे हैं, हम उसकी रेडियस निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हम इस रेडियस को निकालना चाहते हैं कि ये रेडियस कितनी होगी, इस स्प्रिंग की या इस हेलिक्स की रेडियस कितनी होगी, जो हेलिक्स बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो कैसे क्या चाहिएगा? अभिकेंद्र बल। अच्छा, अब यहां पे फोर्स की बात आएगी तो फोर्स तो F इक्वल टू क्या हो गया? QBB sin थीटा। फोर्स तो ये है, ठीक है ना, QBB sin थीटा। और चाहो तो QBB रहेंगे तो B की जगह B sin थीटा लोगे तो वो वही बात आ जाएगी, दोबारा से QBB sin थीटा हो जाएगा। अब आप कहना चाहते हैं कि भाई क्या होगा, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू QBB। लेकिन कौन सी वेलोसिटी है ये? परपेंडिकुलर वाली, तो v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। भाई वृत्ताकार पथ पर कौन सी वेलोसिटी घुमा रही है? परपेंडिकुलर वाली, तो v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, v परपेंडिकुलर। हमें r चाहिए, r इज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, या फिर mv sin थीटा अपॉन qb। बताइए बात समझ में आएगी? पथ की त्रिज्या निकल करके आ गई। अब तुम चाहते हो कि साहब तो आवर्तकाल निकालेंगे, एक चक्कर में लगा समय निकालेंगे, तो एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल p निकालना चाहते हो तो p इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। लेकिन v कौन सा? परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर ही तो घुमा रहा है वृत्ताकार पथ पे। तो अब वैल्यू लगा दो, 2 पाई r की वैल्यू कितनी आई है? mv sin थीटा अपॉन qb। तो mv sin थीटा अपॉन qb, और v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा। v sin थीटा से v sin थीटा कट गया, कितना आया? 2 पाई m अपॉन, और ये तो फिर से कांस्टेंट आ गया, और ये वही है जो पहले था, ये चेंज नहीं हुआ है, ये वही है जो पहले था। इसका मतलब इस केस में भी आवर्तकाल हमारा कैसा रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक हमारी त्रिज्या पूछी जा सकती है, एक हमारा आवर्तकाल पूछा जा सकता है। यहीं पे अगर आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी, तो अब तो आप समझ गए होंगे आप, आवृत्ति n इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड, और qb अपॉन 2 पाई m। अब यहां जो एक मेन चीज बची है, बस उसकी बात और करूंगा, और वो होता है पिच। पिच
और पिच किसको कहते हैं? पिच का मतलब है, देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो एक पूरा चक्कर करने में वो क्षैतिज कितना बढ़ा आगे, भाई यहां से चला तो आगे बढ़ गया ना, तो एक चक्कर में जो क्षैतिज दूरी तय की जाती है इट इज कॉल्ड पिच। एक चक्कर में चली गई क्षैतिज दूरी, एक चक्कर में चली गई क्षैतिज दूरी, ये है आपका पिच। अब अगर तुम इसे निकालोगे तो ये ऐसे होगी, आपको ऐसे लग रहा होगा 2 चक्कर है, ये 2 चक्कर नहीं, ये ऐसे है, समझ गए? तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये क्षैतिज दूरी, ये पिच है, इसको हम निकालना चाहते हैं। अब इस पिच को की बात आप करोगे, इस पिच को तुम निकालना चाहोगे तो इधर कौन ले जाने का काम कर रहा था इसको? v cos थीटा। और एक चक्कर में टाइम कितना लगता है? वो तो टाइम पीरियड के बराबर है। तो चली गई क्षैतिज दूरी, तो पिच बराबर कितना हो जाएगा? पिच यानी पिच एक तरह से दूरी हो गई, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल तो हो गई आपकी v cos थीटा और समय हो गया t, और t की वैल्यू आई है 2πm/qb। तो आप लगा दोगे v cos थीटा इनटू 2πm/qb, और सॉल्व करके सही तरह से लिखोगे तो 2πm v cos थीटा/qb। कोई चीज प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहां पिच एक जो बढ़ गया ये और नया आया, इसको तुम्हें समझना होगा, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आज हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को समझ लिया, बल की दिशा को समझ लिया, दिशा के कौन कौन से नियम होते हैं उनको समझ लिया, और उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। खास करके 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। समांतर पथ, समांतर वो उसी पथ पर चलता रहेगा, कोई बल काम नहीं करता है, बल 0 होता है। परपेंडिकुलर में बल अधिकतम लगता है QBB, और वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है, और अगर किसी एंगल पर है तो एंगल के हिसाब से ये चीज है, ठीक है ना।